हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम एक फिर से ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आए हैं। क्लास 12 फिजिक्स का लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन। आप लोगों से उम्मीद यही है कि बच्चों जो आप लोग पहले भी क्लास देखे होंगे, है ना, तो अच्छी बात है। और नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम से देखिए। सारे सब्जेक्ट के, साइंस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जा रही है। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों, यदि फिजिक्स का आपको प्रॉपर नोट चाहिए तो मात्र 100 रुपए में सब कुछ दिया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सएप करें, बढ़िया प्रॉपर नोट्स लें और तैयारी करें। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4, जिसमें बच्चों 2 चैप्टर आता है। एक तो आपका प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर। इन दोनों चैप्टर के एकदम मैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो का लिंक दोस्तों तक शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए एक अंक निर्धारित करने के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए आखिरी टाइम के ही 10 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आ जाए तो फिर आप कहोगे सर हमने पढ़ा तो था लेकिन लास्ट टाइम में 2 मिनट नहीं पढ़ा, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो एक एक नंबर जिसको जुटाना है तभी वो जाकर के 100 नंबर बनता है और 100% बनता है। तो परसेंटेज का मतलब है बच्चों 70-75% तो हर बंदा ला सकता है थोड़ा बहुत मेहनत करके। 80-85 प्लस जिसको लाना है उसके लिए एक एक, जैसे कहते हैं ना कि मतलब घड़ा भरने वाला हो और एक एक बूंद पानी घटा हो तो उसके लिए एक एक बूंद ही काफी हो जाता है। वैसे ही बच्चों आप लोगों के लिए अंतिम समय पर एक एक अंक जो है आपके लिए परसेंटेज के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए शुरू करते। बाकी क्लासेस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, चैनल पे शिव कोचिंग क्लासेस में लगातार आप लोगों के लिए तैयारी कराई जाती है। पहला प्रश्न बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ सुपर फास्ट करते चलेंगे। पहला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को फाई, है ना, वी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स है। और इसका जो मात्रक होता है बच्चों वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ओके, एक चुंबक के पास किसी चुंबकीय कुंडली को लाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? फेरों की संख्या पर, प्रतिरोध पर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो इस पर निर्भर तो करेगा भाई, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगा और भाई गति पर निर्भर करेगा, तभी तो प्रेरण की क्रिया होगी। यानी चुंबक और जो प्रत्यावर्ती मतलब चुंबक और जो कुंडली है इसके बीच आपेक्षिक गति होगी तभी धारा उत्पन्न होगा। तो भैया उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लेंज का नियम किस पर आधारित है बच्चों? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब हमारे पास इतना समय नहीं कि 2 मिनट का समय दें, आप लोग उसको ढूंढो फिर आंसर फटाफट सुपर फास्ट करना। लेंज का नियम किस पर आधारित? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पर आधारित यंत्र, जो ट्रांसफार्मर होता है, बच्चों, यानी पहले कुंडली में धारा बहाते हैं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा को उत्पन्न हो जाती है। वोल्टेज कम प्राप्त करना है तो अपचायी ट्रांसफार्मर और वोल्टेज बढ़ाना है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। प्रतिघात क्या है बच्चों? प्रतिघात किसका मात्रक, प्रतिघात का मात्रक क्या है? देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है चाहे प्रतिघात हो चाहे प्रतिबाधा हो चाहे आपका प्रतिरोध हो, सबका एक तो प्रतिरोध है, उत्पन्न अवरोध ही है, तो उसका सबका मात्रक आपका ओम ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ओम रहेगा। चाहे वो प्रतिघात हो, चाहे वो प्रतिरोध हो, चाहे वो प्रतिबाधा हो, सब एक प्रकार से अवरोध है और अवरोध का प्रतिरोध ओम ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो इकाई है वो ओम ही रहेगा, मात्रक जो है बच्चों ओम ही रहेगा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो चाहे स्वप्रेरकत्व हो, इसका मात्रक आपका हेनरी ही रहने वाला है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपने पढ़ लिया है, वेबर है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक दोनों सेम है बच्चों, तो हेनरी ही अपना, है ना। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए विमीश सूत्र आपका, इसका एक लॉजिक हमने बताया था, शायद हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। इसमें ऐसा था कि MLTA, तो यहाँ पर 2 और ये 1 रहता बच्चों, यानी 12-22 हमने बताया था। उम्मीद करता हूं जब क्लास देखे होंगे, 2 प्लस में रहता है 2 माइनस में रहता है, बराबर बराबर। ठीक है, तो ये आपका बच्चों ML 2 प्लस में 2 माइनस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका किसका है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक का है। किसका है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक का है। एकदम भैया आप लोगों को सुपर फास्ट करना है और एक एक क्वेश्चन तैयार करते चलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो आप लोग। अगला प्रश्न बच्चों, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। जो संधारित्र होता है उसमें से केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा नहीं गुजरता, केवल एसी दिख रहा ना, हाँ, केवल एसी जो है यानी अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव
कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित किया जाता है ताकि भंवर धारा उत्पन्न न हो। भंवर धारा से क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होता है, तो भंवर धारा उत्पन्न न हो, इस कारण से क्या होता है कि जब चक्करदार एक प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे भंवर धारा कहते हैं। तो इसलिए इसको क्रोड पटलित कर दिया जाता है ताकि भंवर धारा उत्पन्न न हो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी हम कार्य करते हैं जो डीसी मोटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, डीसी जनरेटर जो होता है वो बच्चों आपका क्या करता है, डीसी जनरेटर, हाँ मोटर नहीं जनरेटर जनरेट करेगा ना, तो जनरेटर डीसी जनरेटर जो होगा वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए मदद करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए मदद करता है। ठीक है, घरों में दी जाने आवृत्ति कितनी होती है, धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर किसका मात्रक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर है क्या, नहीं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर फाई बराबर होता है, फाई बराबर B इंटू ए है ना, तो B बराबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का वेबर ए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो प्रेरण की क्रिया फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम आप लोगों ने पढ़ा है, फैराडे का प्रयोग भी पढ़ा है, तो वहां पे आप लोगों ने भाई देखा है कि किसने की थी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक, तो ये भैया हेनरी, ये तो हमने पहले पढ़ लिया सर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे स्वतंत्र होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है, फ्लक्स में परिवर्तन से, है ना, समय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फ्लक्स में परिवर्तन, समय, फेरों की संख्या, कुंडली का प्रतिरोध। अरे भाई साहब इसमें गड़बड़ है, किससे स्वतंत्र, निम्न में से स्वतंत्र होता मतलब निर्भर नहीं करता। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है इस पर निर्भर करेगा, है ना, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, कितना फेरों की संख्या है। अरे भाई कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, ये वाला आंसर होगा। देखो यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है, जिस पर निर्भर नहीं करता, जिससे स्वतंत्र होता है। भाई देखो लगातार हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो सकता। तो बच्चों ये फ्लक्स पर भी निर्भर करके करेगा, समय पर निर्भर करेगा, समय के साथ कितने फेरे हैं फेरे पर भी निर्भर करेगा, तो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और आरोपित वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है बच्चों, तो धारा की भी दिशा है ना और प्रतिरोध की भी दिशा सेम रहती है, तो इनके बीच जो कालांतर है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है, तो कालांतर 0 डिग्री हो गया। कालांतर कितना डिग्री, 0 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, आप लोगों को देख सकते हैं, यदि समतल कुंडली में 6 फेरे हो तो उनका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती है। अरे भैया ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो सत्य असत्य में चलते हैं। लेंज के नियम द्वारा किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। लेंज के नियम द्वारा किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या सही है? सही बात है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये क्या सही है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यांत्रिक ऊर्जा बिल्कुल, जो डीसी जनरेटर होता है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। दिष्ट धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, सही है, ये भी सही है। ठीक है, परिवर्तित, और जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है वो समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदलता रहता है, लेकिन दिष्ट धारा डायरेक्ट है बच्चों, इसकी दिशा नहीं बदलती। ठीक है, किसी बच्चे ने कितने बार कॉल कर दिया? अरे भाई 8 बार कॉल कर दिए। भाई मैं एक चीज आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि जब क्लास ले रहा होता हूं तो रिसीव नहीं करता हूं कॉल। ओके, चलिए, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता, सही है। दिष्ट धारा का प्रयोग हम स्थायी चुंबक बनाने में कर सकते हैं। बिल्डिंग कार्य के लिए अपचायी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, यानी वोल्टेज कम करके, है ना। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, सही है। स्टार्टर एक उच्च प्रतिरोध का तार होता है, बिल्कुल ये भी सही है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में धारा में परिवर्तन का विरोध की माप है, नहीं, ये विरोध की माप नहीं है भाई। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली की धारा के परिवर्तन की विरोध की माप, विरोध का माप तो है ही नहीं है, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वेबर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में अपव्यय होता है, ये आपका सही है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर स्वप्रेरकत्व तो बढ़ जाता है, ये आपका सही है बच्चों।
100 प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए, ये गलत है, असत्य लिखा है ना, इसलिए मैंने बता दिया कि भाई टाइपिस्ट ने यदि गलती कर दी है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए यहां पर बता दिया। हालांकि इसको मैं नोट्स में नहीं देता हूं, इसलिए हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव का जो है हैंड रिटन नोट्स है, सारा चीज ऑब्जेक्टिव हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध रहते हैं, उसी को टाइप कराया हमने। टाइपिस्ट ने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र देखो एक जगह मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वहां पर लिखा था अभी वेबर प्रति मीटर, वो गलत था। वेबर प्रति मीटर मैंने आपको बताया था कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्यों? क्योंकि भाई साहब फाई बराबर होता है बी इंटू ए, चुंबकीय फ्लक्स से, तो बी बराबर कितना हो जाएगा फाई अपॉन ई, तो फाई का मान होता है वेबर और ए का मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक वाक्य में उत्तर हो गया, 70 अपना काम ही क्वेश्चन। ओके, फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी मिलेंगे आप लोगों को, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, 100 प्रतिशत का हेनरी। विद्युत के जड़त्व किसे कहा जाता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत का जड़त्व किसे कहा जाता है, तो वो स्वप्रेरण को कहा जाता है बच्चों। किसको बोला जाता है? स्वप्रेरण को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? स्वप्रेरण को बोला जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार बदलाव होगा, है ना, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा मतलब चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हो रहा, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होने से बच्चों आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसको आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी में पढ़ लिया है। देखो कई क्वेश्चन रिपीट होंगे, वही क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन हर जगह नहीं हो सकता, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकता है। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिससे वेबर से मापा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ लिया। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। किसी दिश धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो दिश धारा की आवृत्ति 0 होती है। प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम, चाहे प्रतिघात हो चाहे प्रतिबाधा हो, सबका एसआई मात्रक ओम ही रहेगा। एसी जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। एसी जनित्र जो होता है बच्चों वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। चोक कुंडली में बहने वाली धारा क्या कहलाती है बच्चों? वाटहीन धारा कहलाती है। चोक कुंडली में जो धारा बहती है उसे बोलते हैं वाटहीन धारा। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो स्वप्रेरण उसका 4 गुना होता है, क्योंकि n स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जो दुगनी करेगा तो दुगनी 4 गुना हो जाएगा बच्चों। विद्युत का जड़त्व किसे कहा जाता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि स्वप्रेरण को या स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। किसे बच्चों? स्वप्रेरण को। क्या? देखो जरा, स्वप्रेरण विद्युत परिपथ में धारा वृद्धि की या कमी का विरोध करता है और परिपथ को मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस कारण इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत का जड़त्व कहते हैं। ये जो आपको 2 कुंडली है उसको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो परिणामी हो जाएगा L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 हो जाएगा, L1 प्लस L2। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? जो मुख्य धारा की दिशा होगी वही प्रेरित धारा की दिशा होती है। मुख्य धारा की दिशा के अनुदिशी प्रेरित धारा की दिशा हो जाती है। किसी परिनालिका की दिशा में, अरे भाई कहां, किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर स्वप्रेरकत्व का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सत्य में बोला था ना, गलत है, वहां पर लिखा था बढ़ जाता है तो असत्य लिखा था, जबकि सत्य है, बिल्कुल स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। ठीक है, नर्म लोहे का क्रोड रखने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है बच्चों। धारतीय प्रतिघात क्या है? जब किसी परिपथ में एक संधारित्र जुड़ा हुआ और उसके द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं बच्चों, समझ रहे हैं ना। और जैसे आप लोग संधारित्र की बात करते हैं, ठीक है, और जब मान लीजिए प्रेरकीय प्रतिघात आ जाए तो जब प्रेरक कुंडली जुड़ा होता है और जो प्रेरक कुंडली द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। यानी संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाए उसे संधारित्रीय प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात, और जब प्रेरक कुंडली के द्वारा अवरोध डाला जाता है तो प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है। और इनके कॉम्बिनेशन को बच्चों आप लोग पता ही है ना, जब तीनों का कॉम्बिनेशन LCR तो प्रतिबाधा कहला जाता है। तीनों के द्वारा अवरोध डाला जाए तो प्रतिबाधा, है ना, और जैसे मान लीजिए किन्हीं 2 के द्वारा अवरोध डाला जाए तो प्रतिघात कहते हैं बच्चों। क्या? प्रतिघात कहते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। एक कुंडली में धारा बहाते हैं, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा की उत्पन्न हो जाता है, इसलिए अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं? ताकि भंवर धारा उत्पन्न ना हो, जिससे ट्रांसफार्मर में लौह ह्रास या ऊर्जा ह्रास ना हो सके, है ना। मतलब पटलित क्रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि भंवर धारा उत्पन्न ना हो,
भंवर धारा उत्पन्न होने से रोका जा सके और लौह हास और कौन से हास बच्चों, ऊर्जा हानि को रोक सके, इस कारण से पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। किसी प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान, किसी प्रत्यवर्ती धारा का जो शिखर मान है, किसी प्रत्यवर्ती धारा का जो शिखर मान है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होता है? तो एक पूर्ण चक्र बच्चों, एक पूर्ण चक्र की जब बात करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। एक पूर्ण चक्र जब बात करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे आ जाता है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करने। एकदम सुपर फास्ट चल रहे हैं, टाइम पास बिल्कुल नहीं चल रहा है। अपना उद्देश्य ये कि आप लोग कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन कराएं। यानी हम 20 मिनट का क्लास लेके आ रहे हैं तो 20 मिनट में 100 क्वेश्चन रिवीजन कर लो, भटकने की जरूरत ना पड़े बच्चों। चलिए फटाफट करते हैं, 5 मिनट में इसको भी खत्म करते हैं। प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती जो धारा है वो चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव को उत्पन्न नहीं करता। देखो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे प्रत्यवर्ती धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, पर स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र हम डीसी करंट से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। देखो भाई बार बार मिस कॉल कर रहे हो यार बाबू, है ना, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई अर्जेंट में ही कोई नोट्स लेने के लिए कर रहा होगा और थोड़ा सा बिजी रहता हूं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या करा जाता है? ट्रांसफार्मर की क्रोड मुलायम लोहे की यानी नर्म लोहे की क्रोड बना दी जाती है, नर्म लोहे की क्रोड। ठीक है, और ट्रांसफार्मर पटलित बनाया जाता है ना। मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडलियां होती हैं? 2 ही कुंडली होंगी। पहले कुंडली में धारा बहाएंगे, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। 100 प्रेरकत्व का मात्रक अक्षर हेनरी, बार बार तो ही क्वेश्चन, हर टाइप में क्वेश्चन। एलसी परिपथ में धारा, एलसी की बात की जा रही है। एलसी, एल भी जुड़ा हो और सी भी जुड़ा हो, एल जुड़ा हो, एल और सी के मध्य धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर कितना है? ठीक है, तो अपना एलसी में बच्चों धारा और विभवांतर की बात की, धारा बोल रहा हूं, विभवांतर 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है बच्चों। कितना डिग्री? 90 डिग्री। किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में शिखर मान यानी आई आर एम एस बराबर है ना, और आभासी मान आई आर एम एस और शिखर मान में क्या संबंध है? तो ये संबंध होता है आई नॉट अपॉन √2, या इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां भी लिख दिया ना, देखो मिसप्रिंट है। वोल्टेज के लिए होता तो VRMS बराबर होता V0 अपॉन √2। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई बढ़ाता है मतलब दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम होगी। ऊंचाई मैंने बोला ना, ऊंचाई मतलब बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ऊंचाई मतलब बढ़ाना, ऊंचाई मतलब बढ़ाना, यानी मतलब हम बात कर रहे हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर में एक प्राथमिक कुंडली होता है और एक द्वितीय कुंडली होता है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा रखनी होती है ताकि धारा का मान ज्यादा प्राप्त हो, वोल्टेज ज्यादा प्राप्त हो। ओके, चलिए प्रत्यवर्ती धारा मापने के उपकरण किस प्रभाव पर आधारित होता है बच्चों? तो ये आपका ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। एक शुद्ध धारती परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है। एक शुद्ध धारतीय परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल वही वोल्टेज के बीच 90 का अंतर, वो सेम क्वेश्चन है। ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखो, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाला जाता है उसे प्रतिघात कहते हैं। जैसे आपका प्रेरकत्व द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे प्रेरकीय प्रतिघात, और बच्चों जो संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाता है, धारिता के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे धारितीय प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। लेकिन केवल दोनों का कॉम्बिनेशन बोल दिया गया तो प्रतिघात हो जाएगा। चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाएगा उसे प्रतिरोध बोलेंगे। इनका जब कॉम्बिनेशन कर देंगे तो प्रतिबाधा हो जाएगा। समझ में आया? विद्युत लेपन के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो विद्युत लेपन के लिए दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। शुद्ध प्रेरक वाले परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच 90 डिग्री कलांतर पश्चिमगामी होता है। ठीक, क्यू गुणा का आपके सिलेबस में है नहीं, क्यू गुणा का एनसीईआरटी ने हटा दिया, क्यू गुणा जो है एनसीईआरटी ने हटा दिया, ये वाला प्रश्न हटा दिया एनसीईआरटी ने, है ना। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका 18 देखिए।
किसी ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम है तथा धारा अधिकतम है, यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अनुनाद की स्थिति कहलाती है। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान से कितना गुना होता है? 1/√2 गुना होता है, जिसको बोलते हैं 0.7, ऐसा है ना, 1/√2 गुना होता है या 0.707 गुना होता है। ट्रांसफार्मर में क्या नियत रहती? तो आवृत्ति नियत रहती है। एक संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है क्योंकि दिष्ट धारा के लिए इसका प्रतिघात अनंत होता है। ठीक है, दिष्ट धारा के लिए इसका प्रतिघात क्या होता है? अनंत होता है। अनुनाद की तीक्ष्णता किसके मान के ऊपर निर्भर करता है बच्चों? तो प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और दिष्ट धारा की आवृत्ति भी शून्य होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति भी शून्य होती है। बस इतने ही क्वेश्चन अपने पास थे और आज अपन ने सुपर फास्ट रिवीजन कर ही लिया है। आप लोगों को भी यहाँ से प्रश्न देखना है तो देख सकते हैं। 2 अंक के प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, समझाइए। किसी वृत्ताकार कुंडली के अन्योन प्रेरण के लिए किन किन कारकों पर निर्भर करता है? वृत्ताकार कुंडली तो है नहीं अपना। 1 हेनरी को परिभाषित करिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। गतिज विद्युत वाहक बल लिखिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा सुपर फास्ट के माध्यम से रिवीजन करना होगा, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हमें भी ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर लाओ। तो हम जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद, क्योंकि यूनिट नंबर अपना 4 कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो टोटल 9 यूनिट है, तो 5 लेक्चर और हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव अपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फटाफट आप लोगों के लिए कोर्स हम ला रहे हैं, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, बस प्यार सपोर्ट बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।